गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके नया सेशन और नया चैप्टर और नया सिलेबस। इसका कुछ पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आधुनिक भारत के इतिहास का एक जो अति महत्वपूर्ण पार्ट है वो है गांधीयन एरा। गांधी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। गांधी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि गांधी एक युग का नाम है। और वो कैसे युग का नाम है उसको हम इसमें देखेंगे। जैसा कि एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, गांधी युग और उनके जन आंदोलन, टॉपिक का नाम ही है। आपके सिलेबस का भी जो पार्ट है, खास करके जो बीए 6 सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, उसका टाइटल ही है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। गांधी जी के गांधी युग और गांधी जी के जन आंदोलन, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है। बीए 6 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है और ये कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए है। ये एनईपी के तहत फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर है। साथ ही साथ जितने भी जो जनरल कंपटीशन होते हैं, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, हायर एजुकेशन हो, टीजीटी, पीजीटी हो, पुलिस, एसआई, कोई भी जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जहां से क्वेश्चन ना आते हों। आइए, इसमें क्या-क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आज चर्चा करेंगे और नेक्स्ट में इसकी विधिवत क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, इसकी फर्स्ट यूनिट है एंट्री ऑफ गांधी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश और असहयोग आंदोलन। गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। उसके बाद में यहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, क्या-क्या परिस्थितियाँ, जैसे कि उदारवादी अपना प्रभाव खोते जा रहे थे, उग्रवादी भी कोई जन आंदोलन लाने में सफल नहीं रहे थे। गांधी जी का नाम भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, ना उदारवादियों से था, ना उग्रवादियों से था, ना ही क्रांतिकारियों से था। इसलिए उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति थी और यही कारण है कि गांधी जी को सभी वर्गों का समर्थन मिला। तो गांधी जी का भारत में आगमन और असहयोग आंदोलन, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। जब गांधी जी यहाँ पर आते हैं, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। उन परिस्थितियों की भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर गांधी जी के जो टेक्निक्स हैं, गांधी के विस्तार से चर्चा ये भी करेंगे कि गांधी जी की क्या-क्या आंदोलन के तौर तरीके थे। गांधी जी ने जन आंदोलन, पहली बार भारत में कोई जन आंदोलन, सफल जन आंदोलन का संचालन कर किया तो वो गांधी जी ने किया था। तो गांधी जी किस प्रकार से आंदोलन को संचालित करते थे, किस प्रकार से उसको नियंत्रित करते थे, किस प्रकार से उन्होंने आंदोलन को परिभाषित किया। तो जन आंदोलन को किस तरीके से परिभाषित किया, कैसे नियंत्रित किया, इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। गांधी जी के जितने भी जो विचारधारा हैं, तौर तरीके हैं, उन पर चर्चा करेंगे। जैसे साधन साध्य का सिद्धांत है, सत्याग्रह है, उनके जो प्रारंभिक सत्याग्रह हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उनकी सफलता और उनका प्रभाव, उनका महत्व, वो सब चर्चा करेंगे इसमें। और उसके बाद में खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन छेड़ना, खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत करना। तो इस असहयोग आंदोलन के लिए क्या-क्या कारण उत्तरदायी थे और असहयोग आंदोलन की क्या-क्या विचारधारा थी, क्या-क्या उसकी प्रक्रिया थी, ट्रिपल बायकॉट, ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। और फिर जब आंदोलन में गांधी जी ने वादा किया था कि 1 साल में स्वराज दिला देंगे और अचानक से गोरखपुर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर क्षेत्र में एक थाने में आगजनी हो जाती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। उसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने जो
जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसी जो समाजवादी या उस समय के जो युवा वर्ग था, उन्होंने काफ़ी कमेंट किया कि आंदोलन जब अपने चरम पर था, उसे अचानक से वापस ले लेना, ये कहाँ की समझ थी, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो सेकंड यूनिट है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जो भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होता है और वो विशेष करके जो है एचआरए और एचएसआरए के संदर्भ में, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे जब क्रांतिकारी इसमें शामिल होते हैं, तो ये आपके जो असहयोग आंदोलन से पहले का जो दौर था, एचआरए जो धार्मिक रंगत लिए हुए क्रांतिकारी आंदोलन था, वो समाजवाद की तरफ बढ़ने लगता है, समाजवादी एक निश्चित विचारधारा की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, एचएसआरए रख रख दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी हम चर्चा करेंगे कि राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, एचआरए, एचएसआरए एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपका ट्रायल, भगत सिंह का जो मुकदमा चलता है, उसकी जो ट्रायल होती हैं, उसने किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया और उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ा महत्व है, वो इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरी जो यूनिट है, भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, जो आउटसाइड ऑफ इंडिया, विशेष करके गदर के संदर्भ में। ये दिया है आपका कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया, स्पेसिफिक गदर। गदर आंदोलन की क्या रूपरेखा होती है और किस-किस तरीके से उसको संचालित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पहले ही लीक हो जाता है और वो किस तरीके से वो जो सारी गतिविधियाँ होती हैं, उन पर भी एक विस्तार से चर्चा होगी। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। साइमन कमीशन जैसे कि आपका 1919 का 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें एक प्रावधान था कि अगले 10 वर्ष के बाद, जब इस एक्ट को 10 वर्ष हो जाएंगे, तो इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन होगा। लेकिन वो आयोग जो है वो 1929 में होना था, लेकिन वो 1927 में ही गठित कर दिया गया, भारत में आता है वो 28 में। उसके बावजूद उसमें भारतीय जिस आयोग को, जिस कमीशन को भारतीयों के शासन प्रशासन की समीक्षा करनी थी, उसमें एक भी भारतीय को उसके लिए योग्य नहीं समझा गया। अर्थात उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, व्हाइट थे। इसलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया और इसका पूरे भारत में भरसक विरोध हुआ। काले झंडे दिखाकर के इसका विरोध किया गया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। ठीक है? तो इसकी चर्चा करेंगे, साइमन कमीशन, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय इसके बाद में नेहरू रिपोर्ट होती है, क्योंकि उस समय के जो सचिव थे उन्होंने एक चुनौती दी कि अगर आपको ऐसा इसको नहीं स्वीकार करते तो कोई ऐसा संविधान बना के दो जो सबको मान्य हो। उसी को लेकर के एक कमेटी गठित होती है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनती है और उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या-क्या परिस्थितियाँ थीं, इसमें आपको वो भी बताएँगे। जो 1929 की विश्व आर्थिक मंदी आती है, उसने भी किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक कारक के रूप में कार्य किया, उसकी भी चर्चा करेंगे। आगे इसमें हम देखेंगे कि द क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942। उससे पहले 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी और 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ था और वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद में प्रयास होने लगे थे। जब प्रयास हुए तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है, वो कामयाब नहीं होता है और जो माँगे पहले से माँग रहे थे, वो भी भविष्य के तौर पर उनको बातें की गई थी, उसको लेकर के नकार दिया गया और जब परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल होती चली जा रही थीं और जापान एक विजेता शक्ति के रूप में उभर रहा था और उन परिस्थितियों में जिस तरीके का व्यवहार दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों ने किया था, उसको देखते हुए यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पहली बार गांधी जी ने कहा, या तो इस आंदोलन में हम भारत को आज़ाद कराएँगे या मिट जाएँगे। उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है कि
भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी ने कहा करो और मरो का नारा दिया, वो गलत इंटरप्रिटेशन है। गांधी जी ने कहा था या तो आजाद करेंगे या मिट जाएंगे। ठीक है, जैसा कि गांधी जी के पत्रों से स्पष्ट होता है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण, इसके क्या-क्या प्रक्रिया रही और इसके परिणाम। ये सभी आंदोलन में, गांधी जी के आंदोलन में, चाहे आपके सत्याग्रह से हम शुरुआत करेंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा से, उसके बाद में चाहे असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, सभी में सबसे पहले भूमिका, उसके बाद में जहाँ लिखने वाला है, वहाँ पर यही एक फॉर्मेट रहेगा, उसकी विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे कैसे लिखना है उसे, कि सबसे पहले आपकी भूमिका होगी, उसके बाद कारण होंगे, उसके बाद प्रक्रिया होगी, उसके बाद उसके मेरिट डिमेरिट्स की बात करेंगे और फिर कंक्लूजन, समीक्षा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है तो क्या कारण थे, क्यों, मतलब ये शुरुआत होती है इसकी, कारण और उसके लिए क्या-क्या, मतलब जो उनके बीच में प्रक्रियाएँ रहती हैं और फिर क्या उसके रिजल्टेंट निकलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। बारीकी से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक संकट, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। ये जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, लेकिन वो मांगे थी, वो भविष्य के वादे थे, उसको लेकर के बात नहीं बनती है और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। साथ ही साथ जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल मिशन 1946 में आता है ये, और ये इसके क्या-क्या प्रावधान थे, क्या-क्या इसकी प्रक्रियाएँ थीं और इसके आधार पर आगे क्या-क्या संवैधानिक विकास हुआ, उसकी भी चर्चा इसमें होगी। आगे हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनता है। चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। किस तरीके से ये आर्मी बनती है और क्या-क्या इसका इम्पैक्ट रहता है। और लास्ट यूनिट इसमें जो डिस्कस करेंगे, माउंटबेटन योजना, विभाजन और स्वतंत्रता, या स्वतंत्रता और विभाजन, माउंटबेटन प्लान, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, किस तरीके से माउंटबेटन योजना आती है और ये माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत का विभाजन 2 डोमिनियन के तौर पे होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए इसको माउंटबेटन प्लान के साथ-साथ इसको मन-बाटन प्लान भी कहते हैं। इसको इसने केवल देश को ही नहीं बाँटा बल्कि मनों को बाँट दिया। इसलिए इसको मन-बाटन प्लान कहते हैं। 3 जून 1947 को इसको प्रस्तुत किया गया था। इसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बने थे और भारत को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई थी। 1947 में भारत को 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद होता है। तो ये विभाजन और स्वतंत्रता, ये एक पूरा एक टॉपिक लेंगे। ये बँटा हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन हम इसको पूरा एक कॉम्पैक्ट आपको पढ़ाएँगे और वो कॉम्पैक्ट होगा इसमें कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता का विकास होता है। सांप्रदायिकता मध्यकाल में भारत में लंबे समय तक इस्लामिक शासन रहा, लेकिन कहीं सांप्रदायिकता जैसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। प्राचीन भारत में थी ही नहीं, मध्यकाल में भी नहीं थी। 1857 की क्रांति को आप देख सकते हो कि 1857 की क्रांति में किस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम सभी ने मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके 1857 की क्रांति लड़ी थी जो है। तो जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज़्म है, वो आधुनिक अवधारणा है। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि प्राचीन भारत में तो थी नहीं, मध्यकाल में भी सांप्रदायिकता जैसी किसी चिड़िया का नाम नहीं था। सांप्रदायिकता किस चिड़िया का नाम है, कम्युनलिज़्म किस बर्ड का नाम है, ये मध्यकाल में नहीं था। ये 1857 के बाद में इसका उदय होता है, तो इसके लिए कौन-कौन सी परिस्थितियाँ थीं, जिन्होंने सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और भारत के विभाजन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या गलती हुई, एक चीज़। दूसरा जो है जो मुस्लिम लीग है उसकी क्या भूमिका रही, अंग्रेज़ों की क्या भूमिका रही, इस पे अलग से हम बारी-बारी तीनों की चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता के लिए क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या-क्या कारण उन्होंने उसमें आग में जैसे घी का काम करते हैं, वैसे ही उसको प्रमोट किया और उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी क्या, भारत के विभाजन के तौर पर। वो उसमें आपके इंडियन मुस्लिम लीग 1906 में उसकी स्थापना, 1909 का अधिनियम जिसमें मार्ली मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसमें कहा था कि हम, जब वो एक्ट आया था तो कहा था कि हम एक विषैले नाग के दाँत बो रहे हैं, जिसकी फसल अत्यंत कड़वी होगी। वो वाक़ई दूरदर्शी साबित हुआ। वो बहुत दूरदर्शी था। वाक़ई हमें उसकी
फसल बहुत कड़वी काटनी पड़ी और वो कड़वी फसल भारत के टुकड़े हुए। भारत को भारत को एक अंग अपना जो है विभाजित करके वो पाकिस्तान के रूप में सामने आया। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, गांधीयन एरा है, इसको बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से लेके चलना है और इसकी एक क्लास जो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया पढ़ने में तो आनंद ही अलग आता है। तो इसकी 11 फ़ेब 11 फरवरी से इसकी विधिवत क्लासेस शुरू होंगी। आप लोग इस सिलेबस को देख लीजिए और विशेष करके जो 6 सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, वो 6 सेमेस्टर वाले बच्चे इसको विशेष करके देख लीजिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस है। ये आपका सिलेबस भी है, ये कंपल्सरी पेपर है, जहाँ-जहाँ एनईपी, गांधीयन एरा एंड मास मूवमेंट सिलेबस में लगा हुआ है, उसका कंपल्सरी पेपर है। ये लगभग एनईपी पूरे भारतवर्ष में एक जैसा सिलेबस हो गया है, थोड़ा बहुत कहीं-कहीं थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसको जो बच्चे अपने सिलेबस से थोड़ा बहुत अंतर है, उसको देख लें, अगर कमेंट करेंगे, उससे अलग से भी पढ़ा देंगे। बाकी ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है, वो लगभग सेम है। तो इसमें सभी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, अलग-अलग यूनिवर्सिटियों ने अपना-अपना जो थोड़ा बहुत अंतर किया है उसमें 19-20 का, बाकी ये लगभग सिलेबस गांधीयन एरा एंड मास मूवमेंट जो है, वो सभी यूनिवर्सिटियों में एनईपी के तहत जितना भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बीए प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें ये सिलेबस सेम है। तो इसमें सभी लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। मिलते हैं 11 फरवरी को एक भव्य क्लास के साथ। थैंक यू।